हेलो दोस्तों, न्यू मॉर्निंग क्लास से यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपने जो टॉपिक चल रहा है राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, और राजस्थान की प्राचीन सभ्यता में अपने पहले दो पार्ट आ चुके हैं। नंबर 1 पार्ट के अंतर्गत अपने कालीबंगा और अहाड़ सभ्यता पढ़े, और नंबर 2 पे अपन ने जो सभ्यता बैराट और गणेश्वर सभ्यता को अपने 7 के अंतर्गत पढ़ा। आज राजस्थान की अन्य और जो प्राचीन सभ्यता है जो एग्जाम के हिसाब से IMP है, उन सभ्यता को अपन को पढ़ना है। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, तो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के अंदर देखिए अपन 4 सभ्यता मुख्य आपने पहले वाले भाग के अंदर पढ़ ले। यदि आपने नहीं देखा है तो न्यू मॉर्निंग क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और जो पहले की वीडियो है वो भी आप देख सकते हो। तो इसमें देखिए अपने और जो प्राचीन सभ्यता है उसमें अपन एक सभ्यता पढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले एक नदी है, यानी ये जो पहाड़ियाँ है, ये पहाड़ियाँ है गोगुंदा की पहाड़ियाँ। गोगुंदा की पहाड़ियाँ राजस्थान में किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है? तो गोगुंदा की पहाड़ियाँ राजस्थान में उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में आती है। और ध्यान रखिए, महाराणा प्रताप का पहली बार जो राज्याभिषेक होता है वो राज्याभिषेक भी कहाँ पे होता है? गोगुंदा के अंतर्गत होता है। गोगुंदा की पहाड़ियों से एक नदी का उद्गम होता है, और वो जो नदी निकलती है उस नदी का नाम क्या है? आड़ नदी। आड़ नदी का जो उद्गम होता है वो उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ियों से, और गोगुंदा की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है, और उदयपुर के अंतर्गत ही इस नदी के ऊपर एक झील बन रखी है। और उस झील का जो नाम है वो नाम क्या आता है? तो उस झील का नाम आता है उदय सागर। महाराणा उदय सिंह ने इस झील का निर्माण कराया जब 1559 ईस्वी के अंतर्गत उदयपुर नगर की स्थापना हुई। उस समय झील का भी निर्माण कराया, और निर्माण किसने कराया? तो महाराणा उदय सिंह ने करवाया। अब देखें, ये नदी आड़ नदी इस उदय सागर झील के बाद अगर निकलती है यहाँ से, तो इस नदी का जो नाम हो जाता है वो नाम क्या हो जाता है? बेड़च नदी। और ये बेड़च नदी आगे जाकर बनास नदी के अंदर जाके मिलती है बिगोद भीलवाड़ा में, जहाँ पे मैनाल नदी भी आके मिलती है और त्रिवेणी संगम बनता है। तो यहाँ से ये नदी उदय सागर झील के बाद ये नदी बेड़च नदी के नाम से जानी जाती है, और इस प्रकार से राजस्थान में बहती है। और बिगोद भीलवाड़ा के अंदर जाकर ये नदी किस में मिल जाती है? बनास नदी के अंदर जाकर मिल जाती है। बिगोद भीलवाड़ा के अंतर्गत ये नदी बनास के अंदर जाके मिलती है, और ये नदी अपने बनास और ये स्थान कौन सा है? तो बिगोद भीलवाड़ा में जाकर ये यहाँ पे मिल जाती है। अब देखो अपन प्राचीन जो सभ्यता पढ़ रहे हैं, तो इस बेड़च नदी यानी आड़ नदी का ही उपनाम है बेड़च नदी, और इस बेड़च नदी के यहाँ एक सभ्यता विकसित है, और उस सभ्यता का जो नाम है वो नाम कौन सा है? तो वो सभ्यता है नगरी सभ्यता। नगरी सभ्यता राजस्थान में किस नदी के किनारे विकसित है? तो नगरी सभ्यता बेड़च नदी के किनारे विकसित है, और ये सभ्यता राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है? तो यह है चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत ये सभ्यता आती है, जिसका नाम क्या है? नगरी सभ्यता। तो नगरी सभ्यता पहले आप ध्यान रखिए कि ये किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है? तो चित्तौड़ के अंतर्गत है। और फिर ये किस नदी के किनारे आती है? तो ये बेड़च नदी के किनारे आती है। सभ्यता कौन सी है? नगरी सभ्यता। अब बात करें इस सभ्यता का अगर प्राचीन नाम अगर बात याद करें सबसे पहले कि इस सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है, तो ये इसका जो प्राचीन जो नाम है वो प्राचीन नाम है मध्यमिका। सभ्यता का जो प्राचीन नाम हो गया वो प्राचीन नाम क्या हो गया? मध्यमिका। और ये मध्यमिका थी वो किसकी थी? सीवी जनपद की राजधानी। सीवी जनपद की जो राजधानी थी वो राजधानी नगरी सभ्यता थी, यानी मध्यमिका थी। तो ध्यान रखिए, सीवी जनपद की जो राजधानी थी वो राजधानी कौन सी थी? मध्यमिका थी। अब बात करें इस सभ्यता की खोज किसने की? तो सर्वप्रथम बात करें सभ्यता की खोज, तो इस सभ्यता की जो खोज होती है वो होती है 1904 ईस्वी में। इस सभ्यता की जो खोज होती है वो खोज कब होती है? 1904 ईस्वी में होती है। और खोज करने वाला जो व्यक्ति है वो व्यक्ति कौन है? तो उसका नाम है डॉक्टर भंडारकर।
डॉक्टर भंडारकर ने 1904 ईस्वी में नगरी सभ्यता की खोज की, और उत्खनन की बात आती है तो उत्खनन भी यही करता है डॉक्टर भंडारकर। तो ध्यान रखना, इस सभ्यता की जो खोज करता है वो कौन है? डॉक्टर भंडारकर। और खोज कब होती है? तो 1904 ईस्वी के अंतर्गत इस सभ्यता की खोज होती है। इस सभ्यता से ऐसा विशेष क्या है, बात करें तो देखो, सबसे पहले की अगर विशेषता है उससे लेकर अगर बात करें सभ्यता की विशेषता, तो विशेषता में यह है कि इस सभ्यता में गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष मिले। यानी इस सभ्यता में गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष मिले। एक तो विशेषता इनकी ये आ जाती है कि इस सभ्यता से गुप्तकालीन सभ्यता की क्या है, सॉरी गुप्तकालीन नहीं है यहाँ पे, मौर्यकालीन। हालांकि गुप्तकालीन सभ्यता के भी अवशेष मिलते हैं। यहाँ पे एक मंदिर मिला, लेकिन मुख्य यहाँ पे ये है कि सभ्यता से मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष आपको मिलते हैं। और गुप्तकालीन की अगर बात करें तो यहाँ पे एक मंदिर मिलता है जो गुप्तकालीन है, जैसे अपना भी चर्चा करेंगे। तो मौर्यकालीन सभ्यता के इस सभ्यता से क्या मिलते हैं? अवशेष मिलते हैं, ये आप ध्यान रखें। उसके बाद देखो, इस सभ्यता से आपको दो चीज़ें याद रखनी है। और नंबर दूसरी विशेषता, नगरी सभ्यता से वैष्णव संप्रदाय की जानकारी मिलती है। वैष्णव संप्रदाय की जानकारी मिलने का कारण यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक मंदिर मिला इस संप्रदाय का, यानी इस संप्रदाय से संबंधित यहाँ पे इस सभ्यता में क्या मिलता है? मंदिर मिलता है जो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित बताया जाता है। और यह भी बताया जाता है कि ये जो मंदिर है ये मंदिर गुप्तकालीन है। यानी गुप्तकाल में इसका कोई निर्माण हुआ जो अपन को जानकारी देता है, वो किस संप्रदाय की देता है? तो वैष्णव संप्रदाय की जानकारी देता है, जो किस सभ्यता में मिलता है? ये नगरी सभ्यता के अंतर्गत मिलता है। लेकिन ऐसा माना गया है कि ये जो मंदिर है वो मंदिर गुप्तकालीन है। तो वैष्णव संप्रदाय की इसमें एक तो इस प्रकार से जानकारी मिलती है। दूसरी यहाँ पे जानकारी मिलती है, देखो कि यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है श्यामल दास दद्दीवाड़िया। श्यामल दास दद्दीवाड़िया ने नगरी सभ्यता से दो शिलालेख खोजे गए, जिसमें एक शिलालेख था जिसका नाम था गोसुंडा शिलालेख, और एक शिलालेख था जिसका नाम था हाथीवाड़ा शिलालेख। ये दो शिलालेख किस सभ्यता से खोजे गए? तो ये नगरी सभ्यता से खोजे गए। अपन ने बैराट सभ्यता पढ़े, उसमें दो शिलालेख खोजे गए, भाबरू का शिलालेख पहला और भाबरू का शिलालेख द्वितीय। यहाँ पे जो दो शिलालेख हैं वो एक शिलालेख कौन सा है? गोसुंडा शिलालेख, और एक शिलालेख कौन सा है? हाथीवाड़ा शिलालेख। और इनकी जो खोज की थी वो खोज किसने की थी? तो वो खोज करने वाला व्यक्ति है जिसका नाम है श्यामल दास दद्दीवाड़िया। लेकिन ध्यान रखें, इन शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय जो दिया जाता है वो दिया जाता है डॉक्टर भंडारकर को। यानी शिलालेखों को जो पढ़ने वाला जो व्यक्ति था जिसका नाम है डॉक्टर भंडारकर, लेकिन इस शिलालेखों की जो खोज की थी वो खोज किसने की थी? तो वो करने वाला व्यक्ति था श्यामल दास दद्दीवाड़िया। श्यामल दास दद्दीवाड़ियों ने दो यहाँ पे शिलालेख खोजे, और इन शिलालेखों के अंतर्गत भी जो जानकारी मिलती है वो किसकी मिलती है? तो वैष्णव संप्रदाय की जानकारी मिलती है। यानी पूरी जो सभ्यता है वो सभ्यता वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। यानी यहाँ से प्राप्त जो मंदिर है वो मंदिर भी जो है वैष्णव संप्रदाय की जानकारी देता है, और यहाँ से प्राप्त जो दो शिलालेख है ये शिलालेख भी किसकी जानकारी देते हैं? वैष्णव संप्रदाय की जानकारी देते हैं। दूसरी इनकी विशेषता की बात करें तो नगरी सभ्यता से एक सिक्का मिला।
नगरी जो सभ्यता है, इस सभ्यता से अपन को एक सिक्का मिलता है और इस सिक्के के ऊपर, नगरी जो सभ्यता है, इस नगरी सभ्यता से अपन को एक सिक्का मिला और इस सिक्के के ऊपर जो एक शब्द लिखा हुआ मिलता है, वो शब्द मिलता है मंज निकाय शिवी जनपदजीय। मंज निकाय शिवी जनपदजीय, यहाँ से प्राप्त जो शिलालेख है, ये यहाँ से प्राप्त जो सिक्का है, इस सिक्के के ऊपर ये शब्द अंकित मिलता है मंज निकाय शिवी जनपदजीय। तो ये थी अपनी नगरी सभ्यता। नगरी सभ्यता की अगर पुनः अपन बात करें तो ये किस नदी के किनारे, तो बेड़च नदी के किनारे है। किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो चित्तौड़गढ़ में है। प्राचीन नाम इसका मध्यमिका था। शिवी जनपद की राजधानी थी, वो राजधानी कौन सी थी, मध्यमिका। इसकी जो खोज हुई वो खोज 1904 में डॉक्टर भंडारकर ने की। ये मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं इस सभ्यता में। और विशेषता की अगर और बात करें तो वैष्णव संप्रदाय की भी इस सभ्यता में जानकारी मिलती है। वैष्णव संप्रदाय की जो जानकारी मिलती है वो एक तो यहाँ से प्राप्त मंदिर है जो गुप्तकालीन माना जाता है, और दूसरा यहाँ पे दो शिलालेख खोजे गए, गोसुंडा शिलालेख और हाथीवाड़ा का शिलालेख। ये शिलालेख भी वैष्णव संप्रदाय की जानकारी देते हैं। इन शिलालेखों की जो खोज की वो श्यामलदास दद्दीवाड़िया ने की, जबकि इनको पढ़ने का जो श्रेय जाता है वो जाता है डॉक्टर भंडारकर को जाता है। अगली विशेषता, यहाँ से प्राप्त जो सिक्का है, इस सिक्का पर मंज निकाय शिवी जनपदजीय शब्द लिखा हुआ मिलता है। तो ये थी अपनी नगरी सभ्यता। अब देखिए आगे और सभ्यता की बात करें अपन, तो जैसे बागोर सभ्यता, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे अगली जो सभ्यता है वो सभ्यता कौन सी है, बागोर सभ्यता। ध्यान रखें, बागोर जो सभ्यता है ये सभ्यता राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है, यानी किस जिले में है, तो बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में है। बागोर जो सभ्यता वो किस डिस्ट्रिक्ट में आती है, भीलवाड़ा के अंतर्गत आती है। और यहाँ पे अगर आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि बागोर की हवेली कहाँ पे है, तो बागोर की हवेली उदयपुर पिछोला जिले के पास बनी हुई है, जहाँ पे उस हवेली में एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। तो बागोर सभ्यता पूछे तो भीलवाड़ा के अंतर्गत है। देखो बागोर सभ्यता की बात करें अपन, तो जो ये नदी है तो दिवेर की पहाड़ियाँ, दिवेर की पहाड़ियाँ, और दिवेर की जो पहाड़ियाँ आती है, पहाड़ियाँ किस डिस्ट्रिक्ट में आती है, तो ये आती है राजसमंद। दिवेर की जो पहाड़ियाँ है ये पहाड़ियाँ किस जिले में आती है, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में आती है। और यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है, दिवेर की पहाड़ियों से एक नदी का उद्गम होता है देवगढ़ के पास वाले क्षेत्र से, और उस नदी का जो नाम है वो नाम कौन सा है, कोठारी नदी। तो कोठारी नदी का जो उद्गम होता है वो दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद से होता है, और ये दिवेर नहीं है, यहाँ पे देवगढ़ की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। देवगढ़ की पहाड़ियाँ, देवगढ़ की पहाड़ियाँ राजसमंद से इस नदी का उद्गम होता है। और ये नदी आगे चलकर नंदराय भीलवाड़ा नामक स्थान पर जाकर ये नदी किससे मिल जाती है, बनास नदी के अंतर्गत मिल जाती है। तो इस नदी के किनारे देखो एक सभ्यता विकसित है, और वो सभ्यता कौन सी है, बागोर सभ्यता। तो बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित है, तो ये नदी आती है कोठारी नदी। और कोठारी नदी के ऊपर ही एक बांध बन रखा है, ये भी आप ध्यान रखें, और उस बांध का नाम है मेजा बांध। और मेजा बांध कहाँ आता है, तो भीलवाड़ा के अंतर्गत आता है। राजस्थान पुलिस में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि मेजा बांध किस नदी के ऊपर आता है, तो कोठारी नदी के ऊपर आता है। और ये कोठारी नदी पर ही जो सभ्यता विकसित है वो सभ्यता कौन सी है, तो बागोर सभ्यता इस नदी के किनारे विकसित है, ध्यान रखें।
और ये कोठारी सभ्यता भी कहाँ पे, तो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ही आती है। अब बात करें इस सभ्यता की विशेषताओं से, तो सबसे पहले बात करें कि इस सभ्यता की खोज किसने की। बागोर सभ्यता की जो खोज की थी वो खोज करने वाला व्यक्ति है जिसका नाम है वीरेंद्र नाथ मिश्र। वीरेंद्र नाथ मिश्र ने इस सभ्यता की खोज की थी। तो आप खोजकर्ता का नाम याद रखिए, वीरेंद्र नाथ मिश्र नामक व्यक्ति था जिसने इस सभ्यता की खोज की। अब बात करें, देखिए इस सभ्यता के उपनाम क्या है। इस सभ्यता के उपनाम की बात करें तो सबसे पहला उपनाम है, इसका उपनाम आता है, इसे कहते हैं आदिम सभ्यता। बागोर सभ्यता का जो उपनाम है, उपनाम पहला क्या हो गया, वो उपनाम हो गया आदिम सभ्यता के नाम से जानी जाती है। और ध्यान रखिए राजस्थान की जो जनजातियां हैं, तो आदिम जनजाति समूह के अंतर्गत एक ही जनजाति को रखा गया और वो जनजाति राजस्थान की सहरिया जनजाति। और ये कौन सी है, आदिम सभ्यता आती है, या फिर इसी सभ्यता को कहते हैं आदिम सभ्यता का संग्रहालय। आदिम सभ्यता का जो संग्रहालय कहते हैं, वो संग्रहालय किस सभ्यता को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है बागोर सभ्यता को। आदिम सभ्यता का संग्रहालय के नाम से ये जानी जाती है। अब देखिए यहाँ पे विशेषता की अगर बात करें तो इस सभ्यता में क्या विशेषता है, तो विशेषताओं के अंतर्गत आपको 3 विशेषता इसकी ध्यान रखनी है बागोर सभ्यता की। जैसे पहली विशेषता, ये जो इस सभ्यता में मध्य पाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। यानी ये जो अपनी बागोर सभ्यता है, इस सभ्यता में क्या मिलता है, मध्य पाषाण कालीन सभ्यताओं के अवशेष जो मिलते हैं, वो अवशेष किससे मिलते हैं, बागोर से। या फिर प्रश्न ये आ जाता है कि बागोर सभ्यता है तो मध्य पाषाण कालीन सभ्यता है, यानी पूरी सभ्यता में मध्य पाषाण कालीन सभ्यताओं के अवशेष मिलते हैं। दूसरा अगर बात करें, इस सभ्यता से सर्वप्रथम, इस सभ्यता में सर्वप्रथम महासतिया का टिल्ला का उत्खनन किया गया। ये आपको ध्यान रखना है, अति IMP है कि महासतिया का जो टिल्ला है वो किस सभ्यता से संबंध है, तो बागोर सभ्यता से। और धूलकोट टिल्ले का जो संबंध है, वो धूलकोट टिल्ले का संबंध अहाड़ सभ्यता उदयपुर से है। और ये कौन सी है, महासतिया का टिल्ला उत्खनन इस सभ्यता से सर्वप्रथम खोजा गया। तो धूलकोट जो टिल्ला है वो अहाड़ सभ्यता से संबंध है, और महासतिया का टिल्ला जो अपनी बागोर सभ्यता से संबंध है। उसके बाद देखो इस सभ्यता से और जो IMP प्रश्न है, वो प्रश्न ये है, इस सभ्यता से प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। अगली जो इस सभ्यता की जो विशेषता है, वो विशेषता क्या है कि इस सभ्यता से प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। सबसे प्राचीनतम कृषि और पशुपालन के जो साक्ष्य मिलते हैं, वो साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं, तो बागोर सभ्यता से मिलते हैं। ध्यान रखें। तो ये थी अपनी बागोर सभ्यता, कोठारी नदी के किनारे विकसित है। खोज वीरेंद्र नाथ मिश्र ने की थी। इसके उपनाम है आदिम सभ्यता या आदिम सभ्यता का संग्रहालय कहते हैं। इस सभ्यता से मध्य पाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं।
इस सभ्यता से सर्वप्रथम महासत्याग्रह टिल्ला का उत्खनन किया गया और इसी सभ्यता से अपने प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, ध्यान रखिए। और कोठारी नदी जो किसकी सहायक नदी है, तो बनास की है, और इसी कोठारी की नदी के ऊपर मेजाबान भीलवाड़ा बना हुआ है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये थी अपने बागोर सभ्यता। अब देखिए अपनी और जो आगे की जो सभ्यता है, जैसे एक सभ्यता है रेड सभ्यता। सभ्यता कौन सी हो गई, रेड सभ्यता। रेड सभ्यता राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है, तो ये है टोंक जिले के अंतर्गत। रेड सभ्यता राजस्थान में जो स्थित है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो टोंक जिले के अंतर्गत है। और ये किस नदी के किनारे विकसित है, तो ये नदी आती है डील नदी। डील नदी के किनारे जो विकसित सभ्यता है वो कौन सी है, रेड सभ्यता है। इस रेड सभ्यता की जो खोज की थी वो खोज किसने की, तो इसकी जो खोज करता है जिसका नाम है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी प्लस इसके साथ एक व्यक्ति और था। ध्यान रखिए दयाराम जो साहनी है वो आपके बैराट सभ्यता से भी इनका संबंध आता है और रेड सभ्यता से भी इनका संबंध आता है। और एक व्यक्ति और है इसके साथ में जिसका नाम है केदारनाथपुरी। केदारनाथपुरी भी किस सभ्यता से संबंध है, तो इसका संबंध आता है रेड सभ्यता से आता है। दयाराम साहनी और केदारनाथपुरी जो दोनों व्यक्ति किस सभ्यता से संबंध है, रेड सभ्यता से संबंध है। अब बात करें देखिए इस सभ्यता की विशेषताओं को लेकर, तो विशेषताओं में देखिए इस सभ्यता में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला। ये इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता है कि रेड सभ्यता से एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला। और सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिलने के कारण रेड सभ्यता को कहते हैं प्राचीन भारत का टाटानगर। प्राचीन भारत का टाटानगर जो कहा जाता है वो टाटानगर किस सभ्यता को कहा जाता है, रेड सभ्यता को कहा जाता है, क्योंकि इस सभ्यता से एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिलता है रेड सभ्यता से। और इसी को अपन कहते हैं प्राचीन भारत का टाटानगर, जिसकी खोज करता थे अपने दयाराम साहनी। आगे की अगर बात करें इस सभ्यता से और क्या विशेषता इनके अंतर्गत है, तो यहाँ पे देखो रेड सभ्यता में नंबर 1 बात करें यहाँ पे, तो यहाँ से चांदी की आहत मुद्राएं एवं पंचमार्क सिक्के मिले। यानी रेड जो सभ्यता है इस सभ्यता से चांदी की आहत मुद्राएं एवं यहाँ से पंचमार्क सिक्के मिले। वो किस सभ्यता से मिलते हैं, तो रेड सभ्यता से मिलते हैं। पहली विशेषता, क्योंकि पहले ही यहाँ पे कह रहा एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला और इसी को अपन प्राचीन भारत के टाटानगर की भी संज्ञा दी। तो यहाँ से चांदी की आहत मुद्राएं एवं पंचमार्क जो सिक्के मिलते हैं वो इस सभ्यता से मिल रहे हैं। अगली बात करें इस सभ्यता से और क्या विशेषता मिले, तो यहाँ पे देखो लोहे की सामग्री। लोहे की जो सामग्री मिलती है वो सामग्री किस सभ्यता से मिलती है, इसी से मिलती है, जैसे उनके अस्त्र हुए या अन्य और कोई चीज़ें हुई। और यहाँ पे एक और जो विशेषता बनती है वो विशेषता ये है कि लोहे की सामग्री एवं बंदर के
समान यानी बंदर की आकृति के समान बर्तन जो मिलते हैं वो बर्तन किस सभ्यता से मिलते हैं? वो अपनी रेड सभ्यता से मिलते हैं। बंदर के समान बर्तन यहाँ पे मिलते हैं और लोहे की यहाँ पे सामग्री भी मिलती है। तो अगली विशेषताओं में से ये भी आप इसमें ध्यान रखिए, लोहे की सामग्री या बंदर के समान बर्तन या बंदर की आकृति के समान बर्तन मिलते हैं, वो इस सभ्यता से अपन को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा इस सभ्यता की जो आईएमपी प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि यहाँ एक इस सभ्यता से एक खंडित यूनानी सिक्का मिला। इस सभ्यता से खंडित एक यूनानी सिक्का मिला और इस सिक्के के ऊपर यानी ये एक यूनानी सिक्का मिला जो खंडित अवस्था के अंतर्गत था। और इस सिक्के के ऊपर ध्यान रखना यूनान के राजा यानी यूनान के जो शासक थे जिसका नाम था अपोलो, तो अपोलो का चित्र अंकित था। ये इसकी एक विशेषता है। ध्यान रखें यूनान के राजा अपोलो का यानी यूनानी जो मुद्रा मिलती है वो अहाड़ सभ्यता से भी मिलती है और एक यहाँ पे केवल एक सिक्का मिल रहा है जो खंडित था जिसके ऊपर यूनान के राजा अपोलो का चित्र है। जबकि अहाड़ सभ्यता से जो 6 यूनानी सिक्के मिले या उनकी मुद्राएं मिली है यानी मोहरें मिली है अपनी अहाड़ सभ्यता से, वहाँ पे एक तरफ तो यूनानी राजा अपोलो का चित्र अंकित था तो दूसरी तरफ त्रिशूल का चित्र अंकित था अहाड़ सभ्यता में। यहाँ जो यूनानी सिक्का मिला जिसमें अपोलो का चित्र है और ये सिक्का कौन सा था? खंडित सिक्का था, ध्यान रखें। अगली विशेषता की बात करें तो इस सभ्यता से कुछ मणमूर्तियाँ मिली थी जो मथुरा कला शैली की छाप से थी। जैसे इस सभ्यता से मण मूर्तियाँ मिली जिस पर मथुरा कला की छाप थी। रेड सभ्यता से मण मूर्तियाँ मिली जिसपे मथुरा कला की छाप थी। तो ये थी अपनी रेड सभ्यता। रेड सभ्यता में सबसे ज़्यादा आईएमपी प्रश्न ये है कि प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहते हैं? रेड सभ्यता को कहते हैं। या एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिलता है वो किस सभ्यता से मिलता है? तो रेड सभ्यता से मिलता है। और एक ये आईएमपी की एक खंडित यूनानी सिक्का मिला जिसके ऊपर यूनान के शासक अपोलो का चित्र अंकित था और दयाराम साहनी और केदारनाथ पूरे इस सभ्यता की क्या थे? खोज करता थे या उत्खनन करता यही थे। तो ये थी अपनी रेड सभ्यता। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए और एक सभ्यता जो है वो सभ्यता हो गई रंग महल सभ्यता। रंग महल सभ्यता जो राजस्थान की किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है? तो ये आती है हनुमानगढ़। कालीबंगा सभ्यता भी हनुमानगढ़ के अंतर्गत है और रंग महल सभ्यता भी किस नदी के किनारे है? हनुमानगढ़ नदी के कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत है और कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे विकसित है। उसी प्रकार से रंगमहल जो सभ्यता है ये सभ्यता भी किस नदी के किनारे विकसित है? तो घग्गर नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित है। तो इसकी विशेषता ये भी बन रही है कि ये किस नदी के किनारे है? तो ये आती है घग्गर नदी के किनारे विकसित। और कालीबंगा भी किस नदी के किनारे? तो घग्गर नदी। लेकिन इस घग्गर नदी के जो आपके उपनाम हैं जैसे ऐसे सोतर नदी कहते हैं, मर्त नदी कहते हैं, नट नदी कहते हैं। तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं उपनाम में से कि किस नदी के किनारे, तो उपनाम वाला भी नाम आपके दे सकता है। तो मैंने कालीबंगा सभ्यता पढ़ा है उसमें उनके नाम भी लिखे हुए हैं, तो आप कालीबंगा जो अपने पहले वाले वीडियो में देख सकते हो।
अब देखो रंगमेल जो सभ्यता है, इस सभ्यता से क्या और प्रश्न बन रहे हैं। तो रंगमेल जो सभ्यता है, तो नंबर 1 रंगमेल सभ्यता यादव प्रदेश की राजधानी थी। रंगमेल जो सभ्यता थी, वो रंगमेल सभ्यता किसकी राजधानी थी? यादव प्रदेश की राजधानी थी। बात करें देखिए अपन कि राजस्थान का उत्तरी प्रदेश श्री गंगानगर और एक आता है हनुमानगढ़। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, ये वाला जो प्रदेश है, ये प्रदेश क्या कहलाता है? इसका प्राचीन नाम है यादव प्रदेश। और यादव प्रदेश में कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ आते हैं। रंगमेल सभ्यता जो आती है वो किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है? हनुमानगढ़ के अंतर्गत है। इसी कारण इसको कहते हैं यादव प्रदेश की राजधानी। तो यादव प्रदेश की जो राजधानी थी, वो राजधानी कौन सी सभ्यता थी? रंगमेल सभ्यता थी। और यादव प्रदेश में राजस्थान के कितने जिले आते हैं? तो 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, एक श्री गंगानगर और एक कौन सा है? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद बात करें इस सभ्यता से क्या और प्रश्न बनते हैं। तो देखिए जो अपनी रंगमेल जो सभ्यता है, इस रंगमेल सभ्यता में कुषाणकालीन एवं गुप्तकालीन सभ्यताओं के अवशेष मिलते हैं। रंगमेल सभ्यता से कुषाणकालीन एवं गुप्तकालीन सभ्यताओं के यहाँ पे क्या मिलते हैं? अवशेष मिलते हैं। और अगर बात करें इस सभ्यता से कि और क्या प्रश्न बनता है, तो ध्यान रखें इस सभ्यता से चावल कृषि के भी साक्ष्य मिलते हैं। रंगमेल जो सभ्यता है, इस रंगमेल सभ्यता से चावल कृषि के भी साक्ष्य मिलते हैं और ये कुषाणकालीन एवं गुप्तकालीन सभ्यताओं के भी अवशेष मिलते हैं। अगली विशेषता की अगर बात करें इस सभ्यता से और क्या मिलती है, तो देखिए आप कुषाणकालीन यानी एक शासक है जिसका नाम है कनिष्क प्रथम एवं कनिष्क तृतीय एवं चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान। चौहान वंश के जो संस्थापक है वो कौन है? वासुदेव चौहान के काल के जो सिक्के मिलते हैं इस सभ्यता से। अगली जो विशेषता यानी ये विशेषता कि कनिष्क प्रथम, कनिष्क तृतीय और वासुदेव चौहान के जो काल के जो सिक्के मिलते हैं, वो सिक्के अपने किस सभ्यता में मिलते हैं? तो वो मिलते हैं रंगमेल सभ्यता से मिलते हैं। ध्यान रखें, तो कनिष्क प्रथम, कनिष्क तृतीय और वासुदेव चौहान के काल के यहाँ से सिक्के मिलते हैं। ध्यान रहे। और अगली विशेषता की अगर बात करें तो यहाँ से जो मणमूर्तियाँ मिली जिस पर कंधार शैली की छाप थी। रैड सभ्यता से जो मणमूर्तियाँ मिली जिसके ऊपर मथुरा शैली की छाप थी, और रंगमेल सभ्यता से जो मिलती है जिसके ऊपर किसकी छाप है? तो कंधार शैली की छाप है। और इस सभ्यता की जो खोज की बात करते हैं कि इस सभ्यता की खोज किसने की, तो इस सभ्यता की खोज की थी डॉक्टर हन्नारीड नामक व्यक्ति था जिसने इस सभ्यता की क्या की थी? खोज की थी। ध्यान रखें। तो ये थी अपनी रंगमेल सभ्यता। आज अपन ये 4 सभ्यता, नंबर 1 नगरी, नंबर 2 पे अपन बागोर पढ़ा, नंबर 3 पे रेड पढ़ा और नंबर 4 पे अपन ने रंगमेल सभ्यता पढ़ा। तो आपको ये कैसा लगा अपना वीडियो?
अगर अच्छा लगा तो नीचे आप कमेंट में ज़रूर लिखिए और आगे अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें। न्यू मॉर्निंग क्लासेस यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उनको कर लें, क्योंकि अपने इस चैनल के ऊपर पूरा राजस्थान जीके और इंडिया जीके और मैथ यानी हर सब्जेक्ट है, चाहे राजस्थान पुलिस या ग्राम सेवक, पटवारी, रेलवे किसी भी एग्ज़ाम है उनकी सारी वीडियो यहाँ पे उपलब्ध है। धन्यवाद।